हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले वाले चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर से जब करंट गुजरता है तब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब किसी भी वायर से करंट गुजरेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको साबित करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है। ज़्यादा कोई भारी सारी एक्टिविटी है नहीं, सिंपल सा एक्टिविटी है कि किसी भी आप कॉपर वायर कोई भी कंडक्टर ले लीजिए और उसमें से करंट पास कीजिए और पास में यहाँ पे एक कार्डबोर्ड में एक मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो XY आपको दिख रहा है ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और ये ABCD एक कार्डबोर्ड पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, उसका ये नीडल है जो एरो से दिखाया गया है। जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा, इस की को प्रेस कीजिएगा, वैसे ही ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा मतलब हिलेगा। ये तभी हिलता है जब आसपास इसका मैग्नेट हो। तो आसपास यहाँ पे मैग्नेट का काम कौन कर रहा है, ये XY कर रहा है। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर से करंट भेजते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। समझे। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो रहा है कि जो एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो वही इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, लिंक्ड एक दूसरे से। तो आप देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझना होगा। जैसे हमने देखा कि करंट पास होने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, क्या उसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कि अगर हम किसी मैग्नेट को मूव कराएं तो क्या उससे करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। जब भी किसी मैग्नेट को मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही दो चीज़ पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। ये दो चीज़ हमें पढ़ना है। तो पहला वाला जो इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। और दूसरा वाला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये सब चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक महान इंसान के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। यही वो इंसान है जिसके कारण आज हम इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी कंपास नीडल को रखते हैं तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले ये नोटिस किया था। तो बस आपको इनका यहाँ पे सिर्फ नाम पता होना चाहिए और कुछ नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होता है, इसको समझने से पहले दो तीन बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, अभी हमने देखा कि किसी भी मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के पास रखते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस शेप के मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे शेप दिखाए गए हैं, तो आपको ऐसे दो याद रखना है, सिर्फ बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। ये दोनों का नाम और शेप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो हमें पता है कि जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के आसपास रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपास नीडल है ना, वो खुद ही एक क्या है, छोटा सा बार मैग्नेट है। तो जब दो मैग्नेट को आसपास रखेंगे, एक तो नीडल खुद ही एक मैग्नेट हो गया और बार मैग्नेट तो मैग्नेट है ही, तो दोनों मैग्नेट को जब आसपास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसी फोर्स के कारण ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। इतना समझे। और देखिए, और एक बात है यहाँ पे कि जब भी हम किसी मैग्नेट को एक धागे से टांग कर ऐसे छोड़ दें हवा में, तो वो मैग्नेट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रुकता है और हमें पता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो किसी भी बार मैग्नेट का वो हिस्सा, वो पॉइंट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उस पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल। और वो पॉइंट जो साउथ की डायरेक्शन में जो रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ये सबको पता है ये सब बात। ठीक है, तो उसी तरीके से जो कंपास है, जो मैग्नेटिक कंपास है ना, तो उसका नीडल भी, तो ये नीडल तो खुद ही एक बार मैग्नेट है, तो इसको भी जब हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्रीली रखे रहेंगे कहीं पर, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुका होता है। तो इसका वो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और वो हिस्सा जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल के जो एंड होते हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पॉइंट कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। तो एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ को बोला जाता है नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल। सिंपली हम लोग नॉर्थ पोल बोल के जानते हैं।
और द अदर एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल, ठीक है। और एक छोटा सा बात ये भी है कि लाइक पोल्स रिपेल, जैसे कि नॉर्थ पोल, 2 मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर आप चिपकाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी नहीं चिपकेगा, वो एक दूसरे को ढकेलेंगे उल्टा। और वैसे ही अगर अनलाइक पोल्स ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ले लीजिए, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक बात है जो सबको पता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो जब एक कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लाया जाता है तो क्यों डिफ्लेक्ट होता है वो, तो क्योंकि कंपास नीडल खुद ही एक बार मैग्नेट है और दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिस वजह से ये कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझे इतना? चलिए अब हम समझते हैं जो सबसे काम का बात है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। देखिए इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप एक सबसे पहले वाइट शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ठीक है। इस पेपर के बीचों बीच एक बार मैग्नेट को रख दीजिए और उसके बाद इस पेपर पर कुछ आयरन फिलिंग्स, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ पे बिखेर दीजिए, आयरन पाउडर जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद आप इस कार्डबोर्ड को, जो वाइट शीट ऑफ पेपर था, उसको 2-3 बार टैप कीजिए, 2-3 बार उंगली से हल्का हल्का टैप कीजिए। तो आप पाएंगे टैप करने का बाद ये जो आयरन फिलिंग्स है वो एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए ये है एक वाइट शीट ऑफ पेपर जिसको किसी कार्डबोर्ड पे चिपका दिया गया था और इस पेपर के बीचों बीच में एक बार मैग्नेट रखा गया है। इसका ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, और इसी पेपर पे थोड़े छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स, उसको यहाँ पे बिखेर दिया गया। और बिखेरने के बाद जब इस बोर्ड को 2-3 बार टैप किया गया, 2-3 बार ठोका गया, तब ये जो आयरन फिलिंग्स है ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गया। आपको ये पैटर्न दिख रहा है, लाइन लाइन जैसा ये पैटर्न, ठीक है, ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट किया होगा इन सब आयरन फिलिंग्स पे, ठीक है। मैग्नेट का फोर्स का वजह से ये आयरन फिलिंग्स पे कुछ फोर्स पड़ा, जिस वजह से ये लोग ऐसे पैटर्न में अरेंज हो गए हैं। समझ रहे बात का गहराई? तो देखिए, तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, ये तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स को फील किया जा सका। तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे उसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके, उस आसपास के रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ था उसका मतलब हमने समझा कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे इसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नेट एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। अपने आसपास के रीजन पे अपना वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, इसी वजह से आयरन फिलिंग्स पे एक फोर्स पड़ता है और इसी फोर्स के कारण वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाते हैं एक पैटर्न में। तो इसका डेफिनेशन अब यहाँ पे ये आ गया कि द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स फील किया जा सके या फिर डिटेक्ट किया जा सके, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, जिस पैटर्न में अरेंज हुआ है, ये सब स्पेसिफिक लाइन्स जो बना हुआ है आयरन फिलिंग से, यही लाइन्स को हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइन्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। समझे? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये सब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फील्ड लाइन्स बनाने का यही तरीका है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये फील्ड लाइन्स हम लोग किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। अब वो तरीका अब हमें देखना है, इस एक्टिविटी में बताया गया है। तो देखिए, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना सकते हैं बिना आयरन फिलिंग्स के हेल्प से, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा चीज़ बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि आप एक बार मैग्नेट को ले लीजिए, आप एक बार मैग्नेट को लीजिए और उसका एक वाइट शीट ऑफ पेपर पे आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है और इसका आउटलाइन हमने ऐसे बना लिया। ये इसका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये इसका साउथ पोल है। फिर एक बोला गया है कि इसमें एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए, इसका ये है नीडल, ठीक है, नॉर्थ साउथ वाला। तो ये मैग्नेटिक कंपास को इसके नॉर्थ पोल के पास लाइए। तो जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता है ये चूँकि नॉर्थ है तो इसका जो, ये भी खुद भी तो एक बार मैग्नेट है, तो इसका जो साउथ पोल है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से अरेंज होगा कि साउथ पोल, मान लीजिए इसका नीडल है तो साउथ इस तरफ होगा, नॉर्थ इस तरफ होगा, ठीक है। ऐसे करके बोला गया रखने के लिए। और फिर बोला गया है कि कंपास का जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे एक डॉट दे दीजिए और जहाँ पे साउथ पोल है वहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। फिर ये कंपास को उठा के ऐसे रखिए कि ये जो साउथ पोल है अब यहाँ पे आ जाए और नॉर्थ पोल आगे चला जाए। समझ रहे? कंपास को उठा के फिर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एक डॉट और मिल जाएगा और एक डॉट तो यही रहेगा। समझ रहे? फिर ऐसे करके आप पैटर्न बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो है ये घूर के यहाँ से आके यहाँ पे साउथ पोल में एंटर कर जाएगा। समझ रहे हैं? ये आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, इसमें ये है एक बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल,
तो कंपास को यहाँ रखा गया, तो देखिए साउथ पोल नॉर्थ के पास आ गया अपने आप, और नॉर्थ पोल इधर है इसका। फिर इसी कंपास को उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो फिर से नॉर्थ है तो साउथ यहाँ पे आ जाएगा, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते मूव करते करते आप एक लाइन बना लेंगे। फिर ऐसे आप देखिए यहाँ पे साउथ है तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ रह जाएगा। और अगर हम ये सब डॉट्स को जोड़ देंगे बाय अ स्मूथ कर्व, ठीक है, तो ये जो लाइन मिलेगा इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। ऐसे करके आप बहुत सारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। कुछ इधर से बनेगा, कुछ इधर से बनेगा, बहुत सारा बन सकता है यहाँ पे। इतना समझे? तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफाइंड फील्ड लाइंस या फिर डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको लिखना होगा द पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक नीडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल कौन सा पाथ फॉलो करता है उसी पाथ को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझे? और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये बात याद रखिएगा। इमेजिनरी लाइन बोलने का मतलब क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? क्या आप कोई मैग्नेट लेंगे तो उसके आसपास क्या आपको लाइंस देखने को मिलता है? क्या नहीं देखने को मिलता है ना। ये तो बस हम लोग का मन का ख्याल से हम लोग ने इसको बना दिया है ताकि कुछ फेनोमेनन को स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है ये सब। तो हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है। अब बात करें इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा होता है मैग्नेटिक कंपास का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान लीजिए किसी मैग्नेटिक कंपास को रख देंगे तो इसका नॉर्थ पोल जो है वो इस दिशा में पॉइंट कर रहा होगा और साउथ नॉर्थ के पास मूव कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्थ चूँकि उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। समझ रहे हैं? एक एरो से दिखा देते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम कंपास को रखेंगे तो चूँकि ये नॉर्थ है तो इस तरफ साउथ होगा और इस तरफ नॉर्थ पोल होगा इसका। समझ रहे? तो नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है मतलब इसका डायरेक्शन इस साइड से होगा। समझ रहे? तो इसीलिए हम लोग कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, हम लोग हमेशा ये मान लेते हैं कि कोई एक बार मैग्नेट है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ऑलवेज जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल रहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब बनाएंगे तो ऐसे करके तो बनाएंगे ही, ऐसे बहुत सारा लाइन्स बनाएंगे और उसमें डायरेक्शन देंगे, हमेशा वो नॉर्थ से निकल रहा होगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आप जो बुक में भी डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, बहुत सारा लाइन्स बना दिया गया और देखिए एरो इस तरीके से दिया गया है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है। तो ये दो बात हमने समझा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है। डायरेक्शन इसमें होता है, ये तो हमने समझ ही लिया कि इसका नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू भी होता है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ला में फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए 10 टेस्ला, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, वैल्यू होता है इसका और डायरेक्शन भी होता है। ये पहला इसका फीचर हो गया। दूसरा फीचर है इसके डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए डायरेक्शन कैसा इसका लिया जाता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो हम अभी आपको यहाँ पे समझाए। इसीलिए हम लोग कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, तो ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अगर इनसाइड बात करें तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है। ये देखिए पहले तो यहाँ से निकला, नॉर्थ से होकर साउथ में एंटर किया और फिर साउथ से होकर नॉर्थ में जाएगा। तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। समझे इतना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस दोनों बात से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा है। समझे? तो अभी तक हमने दो फीचर समझा इसका, दो क्या तीन फीचर समझा। पहला कि इसमें बोथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है। दूसरा फीचर हमने समझा कि इसका डायरेक्शन जो होता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, फिर तीसरा फीचर हम बोल सकते हैं कि इसमें
जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, अभी सिर्फ समझ से चाहिए क्या नोट्स बनाना है हम अभी आपको बताएंगे, कुछ यहाँ से अंडरलाइन भी नहीं करना है। ठीक है, अभी हम बता देंगे कैसे क्या अंडरलाइन करना है, क्या लिखना है, सिर्फ समझ से चलिए। अभी आप 3 फीचर हमने देखा, एक और फीचर देखिए, अब स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा देखने को मिले वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप इस रीजन में देखिए बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस आपको देखने को मिल रहा है, फिर इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस देखने को मिल रहा है। तो ये 2 ऐसे रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज शोन बाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जितना क्लोज होंगे फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया चौथा फीचर। और 5वां फीचर, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये कोई बार्ड मैग्नेट है और इसके पास आपने कुछ ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और दूसरा आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया, आपने यहाँ पे इसको क्रॉस करवा दिया। ये गलत है। वैसे क्यों गलत है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप कंपास रखेंगे तो कंपास का नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना कि इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। कोई एक जगह ही तो कंपास का नीडल शो करेगा ना, तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंपास दोनों जगह शो कर दे, कोई एक ही जगह शो करेगा। इसका मतलब आपने जो लाइन बनाया है वो क्या बनाया है, गलत बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर वो करते हैं ऐसा, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स 2 डायरेक्शन। कंपास रखेंगे तो वो 2 डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके। तो ये हो गया कुछ फीचर्स। अगर पूरे फीचर को हम समराइज करना चाहें तो देखिए 5 फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। दूसरा फीचर, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ये भी समझ में आ गया। नंबर 3, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ये भी समझ में आ गया। नंबर 4, क्लोजर द फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो जितने ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और इसका उल्टा भी सही होगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 कि नो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज if 2 lines meet it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards 2 directions which is not possible। समझ में आ गया ये 5 फीचर, तो अच्छे से इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देंगे आपको कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो डेफिनेशन आपको पता ही है, द पाथ फॉलोड बाई अ मैग्नेटिक नीडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, और देखिए इसी में आपको और क्वेश्चन पूछेंगे कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ए, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, तो रीजन समझ में आ गया है, वो लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज कर्व है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आप यही लिखेंगे, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड line is directed from south pole to north pole, hence magnetic field lines are closed and continuous curve। ठीक है, आपको इनसाइड और आउटसाइड वाला बात लिख देना है यहाँ पे, इसी से ये जस्टिफाई हो जाएगा। द गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A B C। एक मैग्नेट है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है A B C। ठीक है, ये है A और ये है B और ये है C। उसके बाद बोला है नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड नंबर 2 मिनिमम। तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमें पता है पोल्स के टाइप सामने, जैसे कि A और C में, चाहे वो नॉर्थ पोलो साउथ पोलो जो भी हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, फिर पूछा गया है कि हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिफर एट दीज पार्ट्स। तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, C में और A में भी ज़्यादा होगा और B में कम होगा डेंसिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, आपको 2 मैग्नेट बना के दे देंगे यहाँ पे डायग्राम में, एक मैग्नेट है ये और एक मैग्नेट है ये, इसमें ये मान लीजिए साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये है PQ,
और बोलेंगे आपको कि P और Q के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाओ। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है। तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना दीजिए और डायरेक्शन ऐसे करके शो कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतना सा कर देना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन द फिगर ए एंड बी। ठीक है, दो फिगर में दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है। फिर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट पैटर्न है। तो पैटर्न ए में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो जो फिगर ए है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन यही होगा कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, फिर बोला गया है कि ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। पोल्स भी बताने के लिए बोला गया है। तो इस फिगर में आप देखे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे निकला हुआ है और ऐसे करके एरो है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब तो ये तो श्योर है कि ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और चूंकि दोनों यहाँ से यहाँ मूव भी नहीं कर रहा है तो यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता तब, अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल होता, ये नॉर्थ होता, तब इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा होता, समझ रहे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसे ऐसे बना हुआ है तो समझ में आ रहा है ये दोनों क्या है, नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा होता, कुछ ऐसे पूछा होता, सेम डायग्राम है लेकिन अब की बार एरो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, एरो यहाँ पे एंटर कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, तब एंटर कर रहा है मतलब ये क्या हो जाता, साउथ पोल, और ये भी हो जाता साउथ पोल। समझ पा रहे हैं बात क्या कह रही। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 और 2। एक फिगर ऐसा बना हुआ है और बोला गया है कि इसमें आप पोल्स बताओ, और कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, यहाँ से 2 लाइन है, यहाँ से 2 लाइन है। फिर एक फिगर ऐसा है, ये तो देखा हुआ फिगर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है। तो देखिए हम सारा खेल एरो से देख के बता सकते हैं। एरो जहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है ये एरो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ से एंटर कर रहा है वो साउथ पोल होगा। एरो यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे एंटर कर रहा है ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। तो ये हमने ख़त्म कर लिया ये पूरा टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस को बनाते कैसे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन के साथ और इसका डेफिनेशन भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं वो हमने किया। और साथ ही साथ यहाँ पे 5 फीचर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना चीज़ हमने ये कवर किया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप सबसे पहले एक सर्किट सेटअप कीजिए। इस तरीके से सर्किट सेटअप कीजिए कि आपको यहाँ पे एक कंडक्टर रखना है, कॉपर वायर रखना है, और उस कॉपर वायर के ठीक ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखना है। ठीक है, अब देखिए सर्किट में क्या क्या है। यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और हमें पता है कि जो प्लस साइन होता है वहाँ से करंट निकल रहा होता है। फिर ये है की, फिर यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, ये वायर है, सिंपल सा सर्किट है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे ना, तो ये जो कॉपर वायर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडक्टर है इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पे ना, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इस वजह से ये जो नीडल है ये इस तरफ घुर जाएगा, ईस्ट की तरफ घुर जाएगा। इतना ठीक है। अब ईस्ट की तरफ क्यों घुमा वो बाद में समझते हैं, फिलहाल इतना मान लीजिए कि ये ईस्ट की तरफ घूम गया। अब क्या कीजिए कि आप करंट को पलट दीजिए, ये प्लस को इधर कीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए, जैसा कि इसमें किया गया। ठीक है, प्लस इधर माइनस इधर। अब मतलब करंट अब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब इसका ठीक उल्टा फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था, इसमें क्या होगा कि नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये रहा, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य यही बताना था कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। समझे ये बात का गहराई? बस इतना चीज़ आपको यहाँ पे पता रखना है, कुछ अंडरलाइन मत कीजिए, हम आगे आपको बताएंगे कि अंडरलाइन करना है, सिर्फ समझते चलिए। अगला टॉपिक है, आप देखिए, तो जो हमारा मेन टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न क्या होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में 3 टाइप के कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, 3 टाइप का शेप। पहला होगा स्ट्रेट कंडक्टर, देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस पैटर्न का। फिर उसके बाद दूसरा होगा सर्कुलर लूप, एक गोलाकार कंडक्टर से हम लोग करंट भेजेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। और तीसरा और लास्ट है जो कि होगा सॉलिनॉइड। ठीक है, एक कॉइल से करंट भेजेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 3 चीज़ हमें अभी देखना है। चलिए स्टार्ट करते एक एक करके। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे पढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिलहाल आप समझिए, हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ है टेक अ बैटरी 12 वोल्ट का, एक बैटरी लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लीजिए, इससे हम लोग करंट बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। एंड एमीमीटर ले लीजिए, एमीमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। एक प्लग की ले लीजिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, और एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लीजिए। ठीक है, यही हमारा स्ट्रेट कंडक्टर का काम करेगा ये। फिर इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब देखिए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उस कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक होल कर दीजिए और उस होल में उस जो कॉपर वायर है उसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे वैसा कुछ सेटअप किया गया है। उसके बाद कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे पॉइंट है एक्स और यहाँ पे पॉइंट है वाई, इस 2 पॉइंट के बीच में उस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए इस सर्किट में, और फिर उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए पूरे को, लिखा हुआ है। फिर स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स बिखेर दीजिए। और फिर कीप द वेरिएबल रेयोस्टेट, ये कुछ काम का बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आयरन फिलिंग्स बिखेरने के बाद आप क्या कीजिए, क्लोज द की। क्लोज द की मतलब की को स्विच ऑन कर दीजिए। इसको एक और लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं प्लग इन द की या फिर स्विच ऑन द की। ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे उसके बाद जेंटली टैप ऑन द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स, इस कार्डबोर्ड पर 2-3 बार टैप कीजिए, तो आप पाएंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स था जो पहले ऐसे ही बिखरा हुआ था, वो सब आयरन फिलिंग्स अलाइन हो जाते हैं देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो। ये एक सर्कल मान लीजिए इसका ये सेंटर है, फिर और एक सर्कल इसका भी सेंटर यही है, फिर और एक सर्कल इसका भी सेंटर यही है। ठीक है, तो इन सब सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इस टाइप के पैटर्न में ना ये आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यही तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट गुजरता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। फिर अब इसका बात है डायरेक्शन कैसे पता करा जाए। तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए। तो उस कंपास का नॉर्थ पोल जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा है, ये रहा, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी। तो जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा वही इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होगा। समझ गए? अब क्या बोला गया, इस बैटरी को पलट दीजिए। प्लस इधर था ना, करंट पहले इधर से गुजर रहा था, अब प्लस को इधर कीजिए, माइनस को इधर कीजिए। अब करंट को इधर से गुजारिए। तो जब करंट को यहाँ से भेजिएगा ना तो पैटर्न तो सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, अब अगर यहाँ पे आप कंपास को रखेंगे तो कंपास का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझ रहे? पैटर्न वही रहेगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। तो ये तो हमें पहले भी पता है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी चेंज होता है। इस एक्टिविटी में हमने समझा था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हमें प्रूफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही इस पूरे एक्टिविटी में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए, अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल से ये इसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल से जो इंडिकेट कर रहा है फील्ड लाइन्स। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। द एरो इन द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। इसमें एक एरो है छोटा सा, ये एरो शो कर रहा है इसका डायरेक्शन। ठीक है,
तो देखिए एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि आपसे बोलेंगे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, एक एक्टिविटी के जरिए बताइए कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है जब एक स्ट्रेट कंडक्टर करंट को कैरी करता है। तो देखिए जब भी एग्जाम में आप एक्टिविटी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा आप छाप दिए जाके, ऐसे नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में आप जब भी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहला होगा एम, क्या आप शो करना चाहते हैं। एम के बाद आपको लिखना होगा एपर्टस रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या एपर्टस चाहिए। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रोसीजर, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ये 5 पॉइंट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। तो एम में आप क्या लिखेंगे, एम में आप ये लिखेंगे, हेडिंग तो है यहाँ पे लिख देंगे टू शो या फिर टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हो गया एम। फिर चाहिए एपर्टस, क्या क्या एपर्टस आपने लिया तो आप यहीं से देख कर लिख सकते हैं एपर्टस क्या क्या चाहिए। एक थिक कॉपर वायर, स्ट्रेट कॉपर वायर, फिर आयरन फिलिंग्स, कार्डबोर्ड, की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी, ठीक है, वायर्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये हो गया एपर्टस रिक्वायर्ड में। और फिर हमें अब लिखना है प्रोसीजर। तो फिर प्रोसीजर के लिए आप यही लिखेंगे सबसे पहले कि इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है तो इसका ठीक परपेंडिकुलर ऐसा, ये पेन का जो डायरेक्शन है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो इस ऐसे करके आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। और ये टेक केयर वगैरह ये सब नहीं लिखने का ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कनेक्ट द कॉपर वायर इन सीरीज विद द बैटरी प्लग एंड की। कॉपर वायर को इससे हल्का फुल्का समझा देना है, ये पूरा डिटेल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए इस सीरीज़ के साथ। उसके बाद स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, इतना ही लिखिएगा। आप जरूरी नहीं है कि आप सॉल्ट स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लिखिए कि आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये पॉइंट का तो एकदम ही जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लोज द की लिखिए अगले पॉइंट में, ठीक है। क्लोज द की या फिर प्लग इन द की या फिर स्विच ऑन द की। और उसके बाद लिखिएगा जेंटली टैप ऑन द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। ये हो गया प्रोसीजर। फिर जो चौथा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। और लास्ट पॉइंट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो 2 चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, पहला बात। हाँ, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये 2 कंक्लूजन यहाँ पे आप देंगे। तो ये 5 पॉइंट से ये पूरा एक्टिविटी डिस्क्राइब होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट को नोटिस करना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 2 पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का 2 चीज़ से रिलेशन देखा जाता है। पहला तो करंट से और दूसरा है डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर हम किसी कंडक्टर में ना करंट को बढ़ा देंगे तो कॉमन सेंस बोलता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया पहला रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का बात करें तो जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उतना ही उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कम होगा। तो ये 2 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, हम आगे बताएंगे आपको, सिर्फ समझिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 1 रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ कैसे रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। पहले 1 का आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आंसर यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये डिस्टेंस से रिलेटेड, तो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है उसमें। चलिए अब अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करना होता था तो हम लोग क्या रखते थे, कंपास रखते थे, और जहाँ पे उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही उसका डायरेक्शन होता था। लेकिन बार बार इतना झंझट कौन करे, क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है क्या इसका डायरेक्शन पता करने का। तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, और उस सिंपल तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपको किसी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है
तो आप क्या कीजिए कि उस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ने का इमेजिन कीजिए, ठीक है, और इस तरीके से पकड़िए कि जो करंट आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा हो। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको राइट हैंड से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो चारों उंगली है ना, ये चारों उंगली क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। समझ रहे हैं? आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे थंब है, ये चारों उंगली इस तरफ से कर्ल किया है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ का सर्कल में घूमेगा। समझ रहे हैं बात का गहराई? आप यही चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, ठीक है, अगर आप इसको राइट हैंड का थंबनेल से पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर से होगा। समझ रहे हैं? इधर से होगा मतलब कुछ इस तरफ से मूव करेगा, ये इस तरफ से मूव करेगा, मतलब यही डायरेक्शन हमें मिल रहा है। फिर से समझे इतना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़े हुए हैं और इस तरीके से कि थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में। तो देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आपका जो फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर को रैप कर रहा है, पकड़ रहा है, उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ये तू तरक वाला भाषा यूज़ नहीं करना है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कि इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, then the fingers encircle the wire in the direction of the magnetic field lines। ये हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो इस कंडक्टर के ठीक नीचे वाले पॉइंट पे, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जिससे कि हमें डायरेक्शन पता हो जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड इसको ऐसा पकड़ लिया और थंब शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ जो उंगली का डायरेक्शन है वो ऐसे मूव कर रहा है। समझ रहे? मतलब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ। और ऊपर में देख रहे हैं आप ऐसे करके ये ऊपर से घूमेगा, ऊपर में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। समझ रहे ना, इधर पे साउथ है, इधर पे नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ और नीचे में नॉर्थ से साउथ। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है बुक में। इन्होंने लिखा है द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो इन्होंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के रूप में आंसर दिया है। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। तो देखिए ये कोई ये घड़ी है मान लीजिए, तो घड़ी की ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो घड़ी ऐसे मूव करता है ना, तो इस तरीके का मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसका अपोजिट अगर कोई मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कंडक्टर था, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो कर रहा था। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था ना। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ईस्ट एंड से देखेंगे तो। और वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा जब आप वेस्ट एंड से देखेंगे तो, ठीक है। तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं और चाहे तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि बिलो में कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से साउथ, और अबव में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब ड्रॉ कर लेंगे, आपको ये वाला फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला फिगर ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर पे नॉर्थ और इधर पे साउथ देते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, हाँ, ये एरो उस तरफ से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो फील्ड लाइन्स को कहीं भी टच या फिर क्रॉस मत करवाइएगा, थोड़ा साफ डायग्राम बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो 5 प्रॉपर्टी हमने देखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई डोंट 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स
इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न तो सिंपल है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कंपास नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के कंडक्टर पे, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये कोई सर्कुलर लूप का कोई कंडक्टर है। देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई है सर्कुलर लूप, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में हमने करंट गुजार दिया। करंट जब इसे पास किया गया तो देखिए अगर आप इस छोटे से पॉइंट को इमेजिन कीजिए तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये भी हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर सिर्फ इतने ही अगर देखें तो स्ट्रेट दिखेगा आपको, ये भी हल्का सा स्ट्रेट दिखेगा, छोटा सा छोटा पार्ट। तो हर एक पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है, पहले वाली केस की तरह। कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर एक पॉइंट पे बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। तो उसी टाइप का डायग्राम कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब देखिए इधर पे कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और बहुत सारा बनते बनते बीच में बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे पास करेंगे, बहुत सारे लाइंस पास करेंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज भी बढ़ता चला जाएगा और लगभग जब बीच में पहुँचेंगे तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी शेप का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, We know that magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके हर एक पॉइंट पे द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो जैसे जैसे आप वायर से दूर मूव होते जाइएगा, ठीक है, पहले यहाँ पे तो चलिए आपको एक सर्कल देखने को मिल गया, फिर यहाँ पे भी और एक सर्कल बन गया, तो और एक सर्कल बन गया और एक सर्कल बन गया। जैसे जैसे आप इससे दूर होता जाइएगा, यहाँ पे आइएगा लगभग बीचों बीच में, तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने को मिलेगा आपको। ये रहा कि बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, अब जब तक आप सेंटर पे पहुँचेंगे ना, द आर्क्स ऑफ दिस बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन्स। ये जो पहले आर्क की शेप में दिख रहे थे, अब यही आर्क स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लग जाएंगे सेंटर में आके, ठीक है। मतलब ले देके बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का शेप होगा एक सर्कुलर लूप में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली इसका डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए यहाँ पे क्या क्या बात है, डायरेक्शन पता करना है हमें, तो फिर से यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट मेरा थंब भी इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो वही कुछ यहाँ पे भी बनाया गया है। करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है अंदर और ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कुछ ऐसा शेप का बना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात यहाँ पे जो गौर करने लायक है, अच्छा उससे पहले आप एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, इसका एक और नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये इस नाम से भी जानते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे आते हैं वापस। तो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के से डायरेक्टली डिपेंड करता है। यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, करंट पे, और जो डिस्टेंस है उस पर क्या करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो बात याद रखिएगा। तो अगर हम इस सर्कुलर कॉइल में मान लीजिए n टर्न्स है, तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, n गुना टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। मान लीजिए कोई एक यहाँ से वायर गुजरा और यहाँ से एक सर्कुलर फॉर्म का शेप लिया, फिर यहाँ से करंट निकल गया, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया, यहाँ से करंट भेजा और एक टर्न तो बनाया ही, और एक टर्न ले लिया, 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 शायद 5 टर्न हो गया, फिर यहाँ पे निकाला। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो चूंकि ये 5 टर्न लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू 5 हो जाएगा और 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि हर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और सबका डायरेक्शन सेम है, तो हर एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होता चला जाएगा। 5 बार टर्न किया तो 5 बार ऐड होकर 20 टेस्ला दे देगा। टेस्ला क्या है, ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर टर्न हैविंग n टर्न्स, मान लीजिए किसी में n बार घुमा हुआ है वो, तो फील्ड भी n गुना प्रोड्यूस होगा एक के मुकाबले में। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। चूँकि डायरेक्शन सेम है तो हर बार फील्ड क्या होता है, एड अप हो जाता है, ठीक है।
आप देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए बताया गया है कि फिर से वही रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लीजिए, लेकिन इस बार क्योंकि ये सर्कुलर टाइप का है तो आपको यहाँ पे 2 छेद करना होगा, 2 होल कीजिए, फिर उसमें उस सर्कुलर कॉइल को इंसर्ट कर दीजिए, फिर आयरन फिलिंग्स को बिखेर दीजिए, फिर 2-3 बार टैप कीजिए, फिर आप पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस टाइप का पैटर्न, कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनेगा और सेंटर में नियरली स्ट्रेट लाइन्स देखने को मिलेगा। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो कॉमन सेंस से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और नंबर 3, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही टर्न्स में, फिर उतना ही गुना, उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एक स्ट्रेट वायर है, वो करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ कैरी कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। हमें डायरेक्शन पता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो एक कंडक्टर है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट कैरी कर रहा है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट अंडरनीथ इट। तो इसके ठीक नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब इसको आप पेन से इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। ये देखिए, ये हमने राइट हैंड थंब रूल निकाला, तो नीचे में डायरेक्शन क्या है इसका, इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट होगा अंडरनीथ में, समझ रहे हैं। इधर से इधर हम उंगली दिखा रहे थे, तो ये हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट अंडरनीथ। और ऊपर में ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा ऊपर में, अगर पूछा होता तो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेम द लॉ यूज टू अराइव एट द आंसर इन पार्ट ए एंड स्टेट इट। हमने कौन सा लॉ का यूज़ किया, राइट हैंड थंब रूल, और उसका स्टेटमेंट भी देना है। तो हम जो आपको बताए थे वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेंगे कि मान लीजिए ये कोई कार्डबोर्ड है, इसमें 2 होल किया हुआ है और 2 कंडक्टर यहाँ से पास कराया गया है। स्ट्रेट कंडक्टर है और दोनों में ही करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए के का दूरी यहाँ से और यहाँ से दोनों से बराबर है और इसमें बराबर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आपको बताना है कि के पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप पाएंगे, देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और डायरेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा होगा, मतलब इधर से होगा डायरेक्शन। फिर यहाँ पे भी ये सर्कल, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा, मतलब यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो देखिए ये अब जब ऐसा फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, ये ऐसा फ्लो करता है ऐसा। तो अब इसका डायरेक्शन देखिए नीचे आ रहा है, लेकिन इसका ऊपर जा रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरैक्ट करेंगे और यहाँ पे दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। तो के पे जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा ना, वो क्या बचेगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। समझ रहे बात का गहराई। चलिए तो ये हुआ इसका आंसर। आगे मूव करते हैं। जो लास्ट टाइप का कंडक्टर है हमारा वो है सोलिनॉइड। ये रहा सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड होता क्या है, तो सोलिनॉइड क्या है, देखिए अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड। एक कॉइल है जिसमें कई सारे टर्न्स किए गए हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का और एक सिलेंडर का शेप बना रहे हैं। तो इस शेप का जो कॉइल है उसको बोलते हैं सोलिनॉइड। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। हम लोग बनाएंगे कैसे डायग्राम में, कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सोलिनॉइड का डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम सब। ये डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्टिविटी लिखने बोलेंगे तो डायग्राम बना के करना होगा आपको। फिर ये भी प्रैक्टिस करना है, फिर यहाँ पे ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ये नहीं करना है और ये तो नहीं चाहिए, और ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ठीक है अभी तक। चलिए तो आप देखते हैं कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसी तरीके से बनता है जैसा कि एक बार मैग्नेट में बनता है। तो ऐसा शेप मिलता है बार मैग्नेट में। तो कुछ इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमें एक सोलिनॉइड में भी देखने को मिलता है। आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम में
ये एक सोलिनॉइड है और इसका दोनों एंड को यहाँ पे एक की से कनेक्ट किया गया है, प्लस यहाँ पे कुछ बैटरी है और यहाँ से कनेक्ट किया गया है। करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से फ्लो कर करके यहाँ से आ जा रहा है। फिर तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक पर मिनट की तरह है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ कि किस टाइप का कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम बार मिनट की तरह दिखता है। तो आपको लिखना होगा सोलिनॉइड में द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलिनॉइड का अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये आपको पैरेलल और स्ट्रेट लाइन दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे अंदर में किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आप नापना चाहें तो वो सेम होगा। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स है तो वहाँ पर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपसे बोल सकते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स बना देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देना है। यही हो गया डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे। और रहा इस डायग्राम का बात, तो ये डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे सोलिनॉइड बना लेंगे। सॉलिनॉइड बनाने के बाद यहाँ से इसको लंबा लंबा खींचेंगे, यहाँ से भी लंबा खींचेंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स बना दीजिए और यहाँ पे की दे दीजिए। ये बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस, यहाँ पे के। इतना समझे। अब यहाँ से कुछ 10-11 लाइन्स बना लीजिए अंदर में स्केल से, हाँ एकदम सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 11 लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना दीजिए नीचे में, ऊपर की तरफ कुछ सर्कल्स, फिर नीचे में भी 2-3 सर्कल्स बना दीजिए। कुछ सर्कल्स यहाँ पे भी एक ठो और फिर जो बचा हुआ लाइन से उस सबको ऐसे करके निकाल दीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी 2 लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। कुछ और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। और फिर एरो दे दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है या फिर ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है तो फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। एरो आप दे सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है, ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आप देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। अब देखिए ये तो एक कॉयल शेप का था, अंदर में अभी भी स्पेस है ना, स्प्रिंग जैसा ही है। तो उस स्पेस में क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जो मैग्नेट इस टाइप से बन के जो निकलेगा ना, उस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना समझे आप। तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ये था कॉयल, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया गया और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। दोनों ही तो सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक जो बार मैग्नेट है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स होगा, इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं करंट इंक्रीज़ करके, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करके, या फिर घटा भी सकते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा, हम चाहे तो इसका हम पोल्स चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है। लेकिन एक सोलिनॉइड का हम लोग पोल्स चेंज कर सकते हैं अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो ये हमने समझ लिया सोलिनॉइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल ए बी विच हैज़ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इस फिगर का नाम क्या है, हमें पता है, सोलिनॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सोलिनॉइड। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बी व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। जब इससे करंट पास करेंगे तो इसके अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड ए बी। इस डायग्राम को रीड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो आपको ये डायग्राम बना के देना होगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी,
लिखा हुआ है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए बी डिपेंड्स। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, उसका स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट पास कीजिए उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स ये जितना गोल गोल घुमाएंगे उतना मजबूत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो 2 फैक्टर क्या हो गए, नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर अमाउंट ऑफ करंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल ए बी। अगर ए बी के अंदर आयरन कॉइल इंसर्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो आयरन कॉइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द टेबल। ये मान लीजिए एक टेबल है और इस टेबल पे एक सर्कुलर लूप मतलब होता है फंदा, ठीक है, तार का फंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, ये भी बता दिया गया, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इस लूप के अंदर और इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए इतना सा स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ये है स्ट्रेट कंडक्टर, इसको पकड़ेंगे, करंट का डायरेक्शन में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड में क्या इसका डायरेक्शन निकल रहा है, आउट ऑफ द पेज निकल रहा है। और इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड में आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इनसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा पियर्स इनसाइड द टेबल, और आउटसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा कि अपीयर टू इमर्ज आउट ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये 2 बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम आप ऐसे बना देंगे, ये पैरेलल लाइंस। चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिफॉर्म वाला बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। तो सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म कहाँ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, हर पॉइंट पे सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। अगला यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, वो है ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये तो खुद ही एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड, पहले से ही आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, ये भी एक मैग्नेट है। तो जब 2 मैग्नेट को साथ रखेंगे तो उस पर कुछ फोर्स पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो फोर्स कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इस एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी। ये जो आप रॉड देख रहे हैं ए बी, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है। यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स, इसको हैंग कर दीजिए हॉरिजेंटली, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटली टांग दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हैं, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। इस तरीके से रखिए इस हॉर्सशू मैग्नेट, मान लीजिए ये मेरा उंगली हॉर्सशू मैग्नेट है और ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि इसका नॉर्थ पोल नीचे हो, साउथ पोल ऊपर हो, और इस नॉर्थ और साउथ के बीच में ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे करके पड़ा रहे। समझ रहे बात वगैरह ही। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ना डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मतलब ये है अगर कोई हॉर्सशू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे आप ऐसे प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इस एल्यूमिनियम रॉड को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज़ में एक बैटरी के साथ, की के साथ, और एक रोस्टेट डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नाउ पास द करंट। अब इसमें स्विच ऑन कीजिए। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, करंट यहाँ से निकलेगा, फिर बी से होते हुए ए से होते हुए फिर ये करंट वापस यहाँ पे आएगा। तो करंट यहाँ पे बी से ए फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अब हमें तो पता है जैसे करंट ऑन किया हमने तो ये मैग्नेट बन गया, ये भी मैग्नेट, तो 2 फोर्स तो लगना ही है वहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो नीब है इसका, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये है मेरा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो जैसे ही स्विच ऑन किया हमने तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये लेफ्ट की तरफ, मतलब इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगने का वजह से। फिर अगली बार आप क्या किया गया, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन चेंज करना है, आप इस बैटरी को पलट दीजिए। तो अब करंट
इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। तो अब की बार जब स्विच ऑन करेंगे ना, तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ। समझ रहे इतना? तो चलिए, तो ये हुआ एक्टिविटी, आपने देख लिया कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो देखिए इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड। इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स एक्सर्ट हुआ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया तो। लेकिन बशर्ते इस एल्यूमिनियम रॉड में क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो या फिर डिस्क्राइब करो। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और प्लस ये लिखने का तरीका वही होगा। फिर से एम लिखेंगे सबसे पहले। एम क्या होगा, एम होगा कि टू शो डैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम हो गया ये। एपरेटस नीडेड, एपरेटस में आप लिखेंगे एल्यूमिनियम रॉड, हॉर्सशू मैग्नेट, कनेक्टिंग वायर्स, की, बैटरी, स्टैंड, ठीक है, ये सब चीज़ चाहिए एपरेटस में। तो देखिए प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हैंग द एल्यूमिनियम रॉड हॉरिजेंटली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि प्लेस अ हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट में। फिर तीसरा पॉइंट में हमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए की और बैटरी के साथ, ठीक है, सीरीज़ में। फिर उसके बाद ये हो गया तीसरा में। और चौथा में लिखेंगे स्विच ऑन द की या फिर प्लग इन द की। चौथा में हमने स्विच ऑन किया। फिर पांचवा स्टेप में हमने क्या करेंगे कि इस करंट को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द करंट, ठीक है। इतना चीज़ हमने किया प्रोसीजर में। अब हमें लिखना क्या है, अब हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखिए, तो चौथा में अलग ऑब्जर्वेशन था, पांचवा में अलग ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नंबर 4 में ऑब्जर्वेशन होगा कि द एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और पांचवा में ऑब्जर्वेशन होगा, पांचवा पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कि एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में लिखना होगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिखना होगा आपको। अब देखिए ये तो पूरा बात हो गया एक्टिविटी का। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर हम इस हॉर्सशू मैग्नेट को, नीचे नॉर्थ था ऊपर साउथ था, अगर हम इसको पलट दें, ऊपर नॉर्थ कर दें और नीचे साउथ कर दें ना, तब भी इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए नंबर 4 में हमने क्या किया था, करंट बी से ए में आ रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो रहा था तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था ना। अब मान लीजिए करंट अभी वैसे ही आ रहा है, बी से ए की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अब हमने इसको पलट दिया, ये नॉर्थ को ऊपर कर दिया, साउथ को नीचे कर दिया। तो अब की बार ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी तक दो चीज़ पाया, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब करंट हम लोग इधर से भेज रहे थे तो मैग्नेटिक ये फोर्स इधर लग रहा था, ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था। जब करंट हम लोग उल्टा भेजने लगे तो ये इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करते हैं ना, तो फोर्स का डायरेक्शन भी तब भी चेंज होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आपको लिखना होगा दो चीज़ पर डिपेंड करता है ये, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर 1, और नंबर 2 हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंट करके ये भी पाया गया है कि ये जो फोर्स है ना, सबसे मजबूत फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए ये है अपना हॉर्सशू मैग्नेट और ये है अपना एल्यूमिनियम रॉड। तो ये तो सीधा है और ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे गुजरा। तो अब देखिए परपेंडिकुलर है ना, ईस्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हम ऐसे करके एल्यूमिनियम रॉड रख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एल्यूमिनियम रॉड परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम इस एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे परपेंडिकुलर ना रख के ऐसे टेढ़ा रख दें, तब इसमें थोड़ा फोर्स कम लगेगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर परपेंडिकुलर हो तब, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड लार्जेस्ट होता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट हो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हाईएस्ट हो, जब डायरेक्शन ऑफ करंट राइट एंगल्स पे हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। समझ रहे बात का गहराई? चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड
और करंट दोनों परपेंडिकुलर है। अब पता कैसे चलेगा कि फोर्स इधर लगेगा ना कि फोर्स इधर लगेगा? अब इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड का ये जो फोर्थ फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है, ये तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज कर लीजिए। परपेंडिकुलर अरेंज कैसे करेंगे? देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। फिर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर आप इस तीनों फिंगर को इस तरीके से अरेंज करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आप पाएंगे कि अगर ये डायरेक्शन बताता है करंट का ना, अगर ये डायरेक्शन बताता है करंट का और ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो थंब है ये बताएगा फोर्स किस दिशा में लग रहा है, उसका डायरेक्शन बताएगा ये, ठीक है। अब इसको चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए ये था हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, ऐसा इस शेप में है आपका हॉर्सशू मैग्नेट। तो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब ये मेरा खड़ा उंगली जो दिखा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर करंट उधर से हॉरिजेंटली आ रहा था यहाँ से, समझे, करंट का डायरेक्शन ये है, तो उसको दिखाने के लिए हमने ये लाइन यूज़ कर लिया। तो खड़ा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर शो कर रहा है? देखिए इधर शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि ये जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, समझ रहे। जब ऐसा था यहाँ पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ। ये फोर्स का डायरेक्शन समझ रहे कैसे पता चल रहा है? ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऊपर की तरफ, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन हॉरिजेंटली, तो फोर्स इधर लग रहा था, समझ रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरा इसका स्टेटमेंट हो गया, ये आप लिख सकते हैं। अब ये जो फोर्स है ना, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स का यूज़ कई सारे डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब में इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 2-3 बात आपको और पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता है तो करंट उधर मूव करेगा, ये पहला बात। दूसरा, अगर प्रोटॉन कभी इधर मूव कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि करंट भी क्या कर रहा है, उधर मूव कर रहा है। ये दूसरा बात आप याद रखिएगा। प्रोटॉन बोला जाए या फिर अल्फा पार्टिकल बोला जाए, ठीक है, ये अल्फा ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल बोला जाए, ये सब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा हम लोग बोलते हैं करंट भी उधर ही मूव कर रहा है, और जिधर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा करंट उसके ऑपोजिट मूव करेगा। ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज सोन इन फिगर 13.14। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एकदम राइट एंगल पे, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर रहा है, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, इसका ऑपोजिट इधर फ्लो कर रहा होगा करंट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा के, इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा उंगली शो करता है, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये शो करता है, इसको फोर्थ फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अरेंज कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर है मतलब करंट उधर है, हम तो करंट इधर दिखा रहे हैं तो ये गलत है, करंट मेरे को उधर शो करना होगा, समझ रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, तो फोर्स किधर शो कर रहा है, नीचे की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, राइट लेफ्ट में नहीं, आउट ऑफ द पेज नहीं, इनटू द पेज, ठीक है। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इनटू द पेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन कैन चेंज, प्रोटोन है, ठीक है, कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो ये मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे प्रोटोन मूव कर रहा है, तो जैसे भी मूव करे इस पर फोर्स लगेगा और ये हिल के टेढ़ा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम आप पढ़े होंगे, P = mv होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो चूंकि इसमें भी वेलोसिटी आता है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। फिर आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा। इन एक्टिविटी 13.7 मतलब इस वाले एक्टिविटी में
हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ़ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर आप यहाँ पे करंट ज़्यादा भेजेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, करंट बढ़ाने से। फिर दूसरा, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, मजबूत मैग्नेट यूज़ करने के अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर 3, अ लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, इसका लंबाई बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार लिख के देखते हैं। लिखा हुआ था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जा रहा था वो, तो ये है मेरा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ वो जा रहा था अल्फा पार्टिकल। तो क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इधर नॉर्थ की तरफ मूव कर गया, तो इधर फोर्स लगा है इसका मतलब, और इधर वो जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है मतलब यही करंट का दिशा है, फोर्स इधर लगा है। तो चलिए, तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है हमसे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, करंट इधर है, करंट इधर हमने शो कर दिया, कैसे अरेंज करें, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, करंट हमने इधर कर लिया और ये मैग्नेटिक इधर चाहिए, फोर्स है, तो फोर्स तो हमें अंगूठा से दिखाना होगा, तो मतलब कुछ कैसा होगा ये, तो ये कुछ ऐसे करके सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये सेट हो पा रहा है। इधर है करंट मेरा और इधर लग रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है। बातें करें समझ रहे हैं, ये अरेंज करना ही काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन है अपवर्ड, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे नंबर ए, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ये फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, पहला तो डायरेक्शन ऑफ करंट और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट जो है वो परपेंडिकुलर हो तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, अ प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मान लीजिए एक प्रोटॉन बीम है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तब उस पर क्या फोर्स लगेगा। अब कुछ ऐसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका है हॉर्सशू मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, मतलब यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पे कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी, मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि करंट इधर से आ रहा था ना, अब मान लीजिए कि करंट इधर ही फ्लो कर रहा है, करंट भी यही दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। जब ऐसा होता है ना, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तब उस केस में जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम तब होगा जब दोनों परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम या फिर जीरो तब होगा जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ यहाँ पे एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। मैग्नेटिज्म का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग हेल्थ पर्पज़ के लिए। तो देखिए, आपको पता होगा कहीं कि हमारे शरीर में जो नर्व्स है, ठीक है, जो ब्रेन को मैसेज जाते हैं, वो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, कुछ आयंस हमारे मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन की तरफ। तो ये छोटे छोटे जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस भी हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, भले ही इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेरी वीक होता है, लेकिन थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ये लोग प्रोड्यूस करते ही है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका जो हार्ट है और ब्रेन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यही टेक्निक को यूज़ करके जो है MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये टेक्निक को फॉलो किया जाता है, और इससे हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके इमेज को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे इसका यूज़ बताया गया है, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप इसे ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं, ये है इलेक्ट्रिक मोटर। देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक यहाँ से बैटरी से पावर देंगे और ये घूमने लगेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
कौन से डिवाइसेस है जो मोटर का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एट्सेट्रा, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अब चलिए देखते हैं इसका वर्किंग और कैसे कैसे ये काम करता है। इसको पूरा लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। एन इलेक्ट्रिक मोटर शोन इन फिगर ये कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD दिख रहा है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर से ये बना हुआ है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल को दो पोल्स के बीच में रखा गया है और इस तरीके से रखा गया है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ है या साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे कॉइल्स पड़ रहा है, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। ये जो कॉइल का एंड है ये दो हाफ से कनेक्ट किया गया है P और Q से। इसको हम थोड़ा अगर अच्छे से बनाना चाहे तो ये मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ पोल, ये यहाँ पे हो गया साउथ पोल। ठीक है, और बीच में हमारा एक कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल है और कॉइल का जो दोनों एंड है वो यहाँ पे स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। दोनों हाफ का नाम है P और Q। एक रिंग है जो ऐसे टूटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इससे कनेक्टेड है। अब फिर द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल। ये जो दोनों हाफ है इसका जो अंदर का साइड है वो इंसुलेट किया गया है और यहाँ पे एक एक्सल, एक हल्का सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ढुका दिया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप कुछ भी पंखा उंखा लगा के आप घुमा पाए, जो भी चीज़ रोटेट करना है वो आप यहाँ पे रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे इंसुलेट क्यों किया गया, ताकि करंट यहाँ पे आके पंखा का ब्लेड में ना जाए करंट, उसलिए यहाँ पे इंसुलेट किया गया है अंदर साइड से। अब देखिए द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ द P एंड Q टच टू कंडक्टिंग इन स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y रेस्पेक्टिवली। अब ये जो P और Q है ये दोनों X और Y से टच हो रहे हैं। यहाँ पे दो ठो ब्रश है, ये दो ब्रश है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है X और Y, लेकिन ये दोनों ब्रश क्या है, स्टेशनरी है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेशनरी, मतलब ये दोनों हिलेंगे नहीं। P और Q तो मूव रोटेट कर सकेंगे, जब ये घूमेगा ठीक है तो P भी घूम जाएगा इनके साथ में, Q भी ऐसे से घूमने लगेगा, लेकिन X और Y एक जगह फिक्स रहेंगे। अब उसके बाद ये जो X और Y है ऐसे करके यहाँ पे बैटरी और की से कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना। उसके बाद करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी। यहाँ से देखिए प्लस है, यहाँ से करंट निकलेगा और X से एंटर करेगा एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y, और यहाँ से फ्लो करते करते Y के जरिए होके वापस फ्लो हो जाएगा। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB, A से B की तरफ, इस अब यहाँ पे देखिए A से B में करंट जा रहा है और यहाँ पे C से D में करंट जा रहा है। दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये ABCD, इतना समझे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है। अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लगाते हैं हम लोग ही खुद से, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर है, हम इधर शो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये फील्ड तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये जो प्लेट है ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, करंट इस दिशा में है, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए ये नीचे लगा, ये ऊपर लगा, तो ऐसे करके ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेट होने के बाद देखिए वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेस इट डाउनवर्ड। AB को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, while the force acting on arm CD pushes it upward, CD में ऊपर की तरफ लग रहा है। Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise। तो ये जो coil है और axle रोटेट कर जाएंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन होने के बाद ये CD इधर आ जाएगा, AB उधर चला जाएगा। Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X। अब ये Q CD के साथ तो Q भी इधर आ गया होगा ना, पूरा रोटेट हो गया, तो अब Q X के साथ कांटेक्ट बना रहा है और P जो है Y के साथ कांटेक्ट बनाएगा हाफ रोटेशन के बाद। तो अब देखिए क्या होता है, अब करंट कैसे फ्लो करेगा। अब जो है ये फिर से हमारा वही मैग्नेट है और ये फिर से हमारा वही कॉइल है। अब इधर देखिए, पहले तो AB इधर था, CD इधर था ना, अब AB इधर आ गया है और जो CD है वो नीचे आ गया है। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, DCBA में फ्लो करेगा।
तो यहाँ पे लिखा है DCBA में करंट फ्लो करेगा। अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। अब देख रहे हैं यहाँ पे करंट ABCD में फ्लो कर रहा था, अब करंट DCBA में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया किसने, तो असली काम ये किया है बिकॉज ऑफ P&Q मतलब स्प्लिट रिंग ही वो डिवाइस है जिसने करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। और ऐसा डिवाइस जो करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है उस डिवाइस को बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का रोल कौन प्ले कर रहा है, स्प्लिट रिंग प्ले कर रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज कम्यूटेटर। ठीक है, द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स AB एंड CD। अब करंट जब चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करंट तो अभी भी ऐसे ही फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट ऐसे ही वापस आ रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे ही वापस आ रहा है। तो फिर से यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ और यहाँ पे ऊपर की तरफ, फोर्स वही सेम दिशा में लग रहा है। तो ये लगातार अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रह जाएगा। ठीक है, जब तक कि यहाँ से करंट जा रहा है तब तक। तो वही लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। फिर एक बार हाफ टर्न लेंगे, फिर यही प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा और ये रोटेट होना, कंटिन्यूअस रोटेशन होता रह जाएगा। समझे इतना? तो ये हुआ पूरा वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका ये डायग्राम, ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बना सकते हैं आप। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ ये वर्किंग क्या अंडरलाइन करना है मैं भी आपको बता देंगे थोड़ी देर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अब देखिए, ये तो हो गया सिंपल मोटर। अब जो कमर्शियल मोटर जो असली बाजार में जो यूज़ होता है वो कैसा मोटर होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये सब सिंपल मैग्नेट की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे ताकि फोर्स ज़्यादा निकले। फिर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे देखने को मिलता है इन द करंट कैरिंग कॉइल। इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्न दिख रहा है ना, ABCD, वहाँ पे ABCD होगा, फिर एक और बार ये जाएगा, फिर और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और एक बार, तब यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ज़्यादा टर्न्स होते हैं। फिर अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड। फिर इसके अंदर में ये जो बहुत सारा टर्न्स होता है उसके अंदर में एक आयरन कॉइल भी डाल देते हैं। इससे भी क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है और ज़्यादा फोर्स के साथ रोटेट करता है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द coil is wound plus the coils is called an armature. This enhances the power of motor. तो मान लीजिए ये कोई कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर था और इसके ऊपर बहुत सारा तार लपेट दिया आपने और इसी का आपने ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया, तब ये चीज़ क्या कहलाएगा, आर्मेचर कहलाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पावर ऑफ मोटर को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, देखिए अब इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। तो डायग्राम बनाना है आपको, तो ये डायग्राम अच्छे से याद करना है। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो वर्किंग कैसे एक्सप्लेन करना है मैं भी बता देंगे। ये पूरा चीज़ ही आपको लिखना होगा। ठीक है, अब आप समझ के बना के लिख सकते हैं, नहीं तो अभी हम थोड़ी देर में बता देंगे, जो अंडरलाइन की है वो सब आप भी लिख सकते हैं आप। फिर इसमें पूछा जाएगा कि इन व्हाट वे दिस सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल मोटर्स। ये सिंपल मोटर और कमर्शियल मोटर में क्या डिफरेंस है, तो आपको यही लिखना होगा कि कमर्शियल मोटर में ये सब चीज़ यूज़ होता है, सिंपल मोटर में ये सब चीज़ नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। और नंबर 1, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जब एक फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसी फोर्स का वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इस स्प्लिट रिंग का क्या रोल है, तो ये स्प्लिट रिंग ही वो डिवाइस है जो करंट को रिवर्स कर देता है, मतलब स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ से जो लिखा हुआ है, और डिवाइस से कम्यूटेटर तक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आखिरी टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफ़ी इजी टॉपिक है और अभी तक आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह गया हो ना, तो आप थोड़ी देर रुकिए और अभी हम थोड़ी देर में पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे और जो भी डाउट आपका होगा उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप पहले ध्यान से इसको समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। देखिए बोला गया है कि टेक अ कॉइल ऑफ वायर AB हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल ऑफ वायर ले लीजिए इस तरीके का, ठीक है, बहुत सारा तार लपेटा हुआ है,
उसके बाद कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर, और इस कॉइल के दोनों एंड को आप एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं। अगर इस सर्किट में करंट होगा तो ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, सुई है, वो हिलेगा। अगर करंट नहीं है तो वो जीरो पे रहेगा, और अगर करंट है तो क्या तो वो लेफ्ट में या फिर राइट की तरफ मूव करेगा, डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कॉइल को उस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। फिर टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। फिर आप क्या कीजिए, एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो कॉइल का बी एंड है उसकी तरफ मूव कराइए, मतलब इस मैग्नेट को घसीटते हुए इस साइड में लाइए। तो व्हाट डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर नीडल? तो क्या आपने इस गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज देखा? तो आप पाएंगे कि देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप जैसे ही इसको मूव करेंगे ना, वैसे आप पाएंगे कि ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो थोड़ा देर के लिए हिलता है, से टू द राइट। मान लीजिए ये राइट की तरफ मुड़ गया, मान लीजिए, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इधर मूव किया, वैसे ही इस कॉइल में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा करंट आ गया, तभी तो ये गैल्वेनोमीटर हिला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट का प्रेजेंस में ही हिलता है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स। और जैसे ही हमने इस मैग्नेट को मूव करना बंद कर दिया, वैसे ही ये डिफ्लेक्शन जीरो पे आके रुक गया, जो निडल है वो जीरो पे आके रुक गया। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इस मैग्नेट को वापस लेके जाइए, अब इस मैग्नेट को उस डायरेक्शन में मूव कीजिए। ठीक है, जब इसको आप वापस लेके जाएंगे तो आप फिर से पाएंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है एक बार के लिए फिर से थोड़ा हिलता है ये सुई। ठीक है, नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड, लेकिन इस बार लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। जब आगे लाए थे तब ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट किया था, जब इसको पीछे ले जा रहे हैं तब ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा इसका नीडल। समझे इतना? अब देखिए, अब इस मैग्नेट को वैसे ही छोड़ दीजिए, अब इसको हिलाना स्टार्ट कीजिए कॉइल को। अब कॉइल को आगे पीछे कीजिए, जब इसको आप आगे पीछे करेंगे ना, तब भी आप पाएंगे कि ये गैल्वेनोमीटर हिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पे बोले? तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। अगर इन दोनों का मोशन, चाहे मैग्नेट मूव करे या फिर कॉइल मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव करे, उस वजह से प्रोड्यूस होता है एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है यहाँ पे, मतलब बैटरी का पावर पैदा हो जाता है, विच सेट्स अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इंड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस्ड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस का वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है या फिर इंड्यूस हो जाता है। समझ रहे बात वगैरह? तो चलिए आगे एक और एक्टिविटी को देखते हैं, तब हमें और क्लियर होगा। और ये जो फेनोमेनन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका खोज इन्होंने ही किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि मूविंग मैग्नेट को हटा के, वो मैग्नेट को हटा के हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कॉइल लेके आएंगे, क्योंकि एक करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है इसमें। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। दो कॉइल लीजिए जिसमें कई सारे टर्न्स हो और दोनों अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए एक में आपने 100 टर्न्स ले लिया और दूसरे में 50 टर्न वाला कॉइल ले लिया। ठीक है, फिर इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। एक मान लीजिए चार्ट पेपर का रोल में दोनों को इंसर्ट कर दीजिए। फिर कनेक्ट द कॉइल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज विद बैटरी एंड प्लग की। तो कॉइल 1 जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, 100 टर्न्स है, उसको की और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए सीरीज़ में। और कॉइल 2 को आप गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। दिख रहा है हमें यहाँ पर? ठीक है, प्लग इन द की को स्विच ऑन कीजिए। ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करेंगे, आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज हो रहा है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जम्प्स टू वन साइड एंड देन एज क्विकली रिटर्न्स टू द जीरो। मतलब जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, वैसे ही ये सुई तुरंत के तुरंत इधर मूव किया और तुरंत के तुरंत वापस फिर जीरो पे आ गया। ठीक है, फिर डिसकनेक्ट कॉइल 1। फिर हमने इस स्विच को ऑफ किया। जैसे ही हमने ऑफ किया, फिर से ये डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ इस बार, और फिर तुरंत के तुरंत वापस जीरो पे आ गया। समझ रहे बात वगैरह? और अब देखिए, तो इससे हमें क्या समझ में आता है। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग, स्टार्टिंग या फिर स्टॉपिंग। जैसे ही हमने इस कॉइल 1 में करंट को स्टार्ट किया या फिर करंट को स्टॉप किया, वैसे ही यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता हुआ दिखा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कॉइल 1 है ना, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जो कॉइल 2 है इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जैसे ही फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट ऑल्सो चेंजेस। करंट कॉइल 1 में जब करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए, इस दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंजेस। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था कॉइल 2 में वो भी चेंज हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पड़ रहा था वो भी चेंज हो गया। अब हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होने का वजह से ही जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल से, मतलब सेकेंडरी कॉइल से पास होना चाहिए, तब उस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज का वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस या फिर प्रोड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं, उस वजह से दूसरा कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लेफ्ट हैंड लाइन किया हुआ है इसका डेफिनेशन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करंट को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन इंड्यूस करंट इन अ कॉइल आइदर बाई मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दो तरीके से करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। क्या तो आप मूव कराइए मैग्नेट को या फिर कॉइल को मूव कराइए एक दूसरे के साथ, या फिर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहिए। ठीक है? तो ज़्यादातर कन्वीनियंट क्या होता है, हम लोग मूव कराने का प्रीफर करते हैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, और तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं वहाँ पे। समझे इतना? अब देखिए, अब यहाँ पे हमें तो ये पता चल गया कि इसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, इसको यहाँ पे बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का वजह से ही इस कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब करंट तो प्रोड्यूस हो गया, अब वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में करंट बहेगा, अब वो डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक और रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने तीनों उंगलियों को, जैसे कि आपका फोर्थ फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप अगर एक्सटेंड करते हैं, और अगर फोर्थ फिंगर इंडिकेट करता है, फोर्थ फिंगर ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, और अगर आपका जो थंब है वो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब शो करता है आप कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका जो मिडल फिंगर है ना, ये मिडल फिंगर शो करेगा कि वो जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये पूरा आपको यहाँ से अच्छे से रट लेना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। अलग अलग तरीका है, क्या क्या तरीका है जिससे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीका है, वी कैन इंड्यूस करंट आइदर बाई मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूव करा के, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट ये वाला होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये दो लिख देना है। ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी दमदार क्वेश्चन बनता है, ये देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। आपसे बोला जाएगा कि 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वुंड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एज शोन। 2 कॉइल्स को एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे बांधा हुआ है, लपेटा गया है। कॉइल 1 हैज़ लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स। तो कॉइल 1 में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक इसी तरीके का जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो राइट योर ऑब्जर्वेशंस व्हेन, नंबर ए, की इज क्लोज्ड। जब की को बंद करेंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे, तब क्या आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे? तो आप पाएंगे जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या किया, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है? डिफ्लेक्ट करेगा इन वन डायरेक्शन, ये लिखेंगे। व्हेन की इज ओपन, जब की को स्विच ऑफ करेंगे तब क्या पाएंगे आप? तो आप पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर इस बार भी डिफ्लेक्ट किया, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ए। ठीक है? ए में जो डिफ्लेक्शन था उसका ऑपोजिट में इस बार डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलेंगे व्हेन द करंट इज पास्ड, सी में मतलब ये पूछा जाएगा व्हेन द करंट इज पास्ड कंटिन्यूसली थ्रू कॉइल 1। अब यहाँ पे करंट लगातार पास हो रहा है, तब आप कॉइल 2 में क्या नोटिस करेंगे? तब आप पाएंगे कि जब करंट लगातार पास कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तब इस बार 0 डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। ठीक है? फिर आपको देना होगा नेम एंड स्टेट द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन। तो ये जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेंगे कि राइट द नेम ऑफ द रूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द फेनोमेनन।
तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। और इसको स्टेट करने के लिए बोला जाए तो आप स्टेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेंगे कि नेम द 2 कॉइल्स यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। दोनों कॉइल का नाम क्या है, कॉइल 1 को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और कॉइल 2 को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी भी, और ये सारा चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। चलिए, और आगे का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब सिलेबस से डिलीट हो गया इस बार के लिए। जो 2021 में बोर्ड्स देंगे उनका ये सिलेबस से हट चुका है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये भी नहीं पढ़ना है। इसी में AC DC वगैरह ये सब चीज़ था, AC और DC में डिफरेंस जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये सब अब हट चुका है, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बाद वहीं तक जहाँ तक पढ़ा है हम वहीं तक पढ़ना है। चलिए, कुछ यहाँ पे समराइज़ करके लिखा हुआ है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, अ कंपास नीडल भी एक स्मॉल मैग्नेट होता है और इसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। समझ में आ गया, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे फोर्स उसका डिटेक्ट किया जा सके उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब फील्ड लाइंस को यूज़ करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड लाइन पाथ है जो एक हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वो टेंड टू मूव, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन को फॉलो करता है उसी डायरेक्शन को बोलते हैं फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन दैट अ नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट वुड टेक। तो मतलब नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फील्ड लाइंस आर शोन क्लोजर टुगेदर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो वहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, आसपास होते हैं। फिर ये सब कुछ और बात लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं लास्ट में क्या लिखा है। देखिए, द phenomenon of electromagnetic induction is the production of induced current in a coil placed in a region where magnetic field changes with time। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वहाँ पे किसी एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इसी प्रोडक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करेंगे, तो ये चेंज कर सकते हैं बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। क्या तो आप कॉइल को मूव कीजिए या फिर मैग्नेट को मूव कीजिए। इफ द कॉइल इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेट फील्ड में चेंज आइदर ड्यू टू चेंज इन करंट थ्रू द कंडक्टर और ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द कंडक्टर। अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे मूवमेंट करा के तो चेंज कर ही सकते हैं, रिलेटिव मोशन करा के चेंज कर ही सकते हैं कॉइल और कंडक्टर के बीच में, और इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। एक और तरीका है, वहाँ पे आप करंट को चेंज करते रहिए, ठीक है। करंट का चेंज करने से भी आप वहाँ पे करंट को जो है इंड्यूस कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अभी तक हमने 3 टाइप का जो रूल पढ़ा है ना, एक तो था राइट हैंड थंब रूल, एक तो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक तो था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। थंब रूल से क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता चलता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और राइट हैंड रूल से क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये 3 रूल आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग, और जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा है वो सिलेबस से ये सब हट चुका है, ये AC DC वगैरह। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लंबा सा स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कौन सा होगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, ये कौन सा फेनोमेनन है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी नहीं, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। ये हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव मोशन करवा के इन दोनों का, सी इसका राइट आंसर होगा। 3, 4 ये सब 5 हट चुका है सिलेबस से। 6 पे आते हैं, 6 का भी ए और सी शिफ्ट करना है यहाँ से। एक इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, नहीं ये बात गलत है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, सही बात है, सी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो
एक तो हो जाएगा बाय यूजिंग नेचुरल परमानेंट मैग्नेट और दूसरा हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करता है। तो दो तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। और देखिए आगे क्वेश्चन है, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलिनॉइड कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो आपको लिखना होगा कि ये ठीक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका जब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो वो सेम टू सेम एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखता है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। आपके पास एक सोलिनॉइड है, आपको पता नहीं कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है, लेकिन आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ आपको पता है। तो आप इसका हेल्प से इसका नॉर्थ और साउथ कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, आप इसको इसके पास लाइए, इसको मान लीजिए इसके पास लाइए, अगर यहाँ पे चिपक गया मतलब तो ये पक्का साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ है, ये साउथ से ही चिपका होगा। और अगर यहाँ पे रिपेल करता है तो इसका मतलब ये साउथ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ होगा। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, फोर्स से समझिएगा कि ये कौन सा वाला एक्टिविटी का बात किया जा रहा है। याद है हॉर्सू मैग्नेट और यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड था, वो वाला का बात किया जा रहा है। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है, तो हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब फोर्स मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। एक आप मान लीजिए रूम में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपका फेस इस तरफ है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन निकला और बैक से फ्रंट की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, मतलब करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। समझे इतना। तो यहाँ पे हमें इतना पता चला कि करंट इस डायरेक्शन में है। अब आगे देखते हैं, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। तो आपका राइट तो ये है, तो ये अब इधर डिफ्लेक्ट हो गया, समझ रहे। तो ये फोर्स का डायरेक्शन मिला और ये हमें करंट का डायरेक्शन मिला। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताना है। तो आप जब यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ना, तो आप इसको अगर सही तरीके से अरेंज करते हैं, इधर है करंट, इधर है थंब, इधर आप मिडल फिंगर पॉइंट कीजिए और इस तरफ आप अंगूठा पॉइंट कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो रिंग फिंगर, जो फोर्थ फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जिसको बोलते हैं, वो नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो वही इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बना लेंगे आप, प्रिंसिपल लिख लेंगे, वर्किंग हम अभी बता देंगे, ठीक है, वर्किंग में क्या क्या लिखना है, और फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, तो ये करंट को रिवर्स करता है और एक कम्यूटेटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड, तो सबको पता है, ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आ गया, मतलब हमें समझ में आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है। तो एक कॉपर वायर है जो कि एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। व्हाट विल हैपन इफ़ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। आप उस कॉइल के अंदर एक बार मैग्नेट अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, अगर आप बार मैग्नेट को निकालेंगे तब क्या होगा, तो इस बार भी जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, अंदर रोक के छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो जब हम रोके रहेंगे तो चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं होने से यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस बार 0 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल्स को एक साथ रखा गया है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, आप कॉइल ए में करंट को चेंज कर देते हैं। विल सम करंट बी इंड्यूस इन कॉइल बी, क्या कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा, हाँ। जैसे ही करंट चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद कॉइल बी वो भी चेंज हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग। फील्ड का आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, वो भी स्ट्रेट कंडक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फोर्स का डायरेक्शन चाहिए बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या पूछेंगे ये लोग, करंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, तो इसके लिए आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 सिलेबस में नहीं है अभी, ये हट चुका है। चलिए एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं थोड़े अच्छे तरीके से, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा आप ब्रेक ले लीजिए, फिर आप इस डिवीजन को देखिएगा। तो ये देखिए, हमने जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तो हमने समझा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं,
हम इस चैप्टर में 2 चीज़ पढ़ने वाले थे, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा था इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो फर्स्ट वाले का एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देख लिया और इलेक्ट्रिक जनरेटर तो हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद काम का बात पे आते हैं। ये रहा, हमने समझा मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका जो फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमने देखा। तो यहाँ पे ये याद करना है इसका डेफिनेशन, और फील्ड लाइन का डेफिनेशन आपको लिखवाई दिए थे, वो उस टाइम जो बोले थे वो लिख लीजिएगा। और ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ड्राइंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखिएगा, बाकी पैटर्न तो सेम होगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, ये एरो चेंज हो जाएगा। एरो इसमें ऐसे है, आपको एरो ऐसे देना होगा क्योंकि नॉर्थ से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 फीचर है और 2 को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसको जो समझाए थे वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और 5 फीचर्स जो हम उस टाइम दिखाए थे आपको, उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगला हमने पढ़ा ये एक छोटा सा एक्टिविटी कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा सिर्फ, और इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये जो फाइनल नोट्स है ये यही है। ठीक है, इसमें हम जैसे जैसे अंडरलाइन किए वैसे वैसे ही आप अंडरलाइन कीजिएगा। फिर देखिए, फिर हमने देखा 3 टाइप के कंडक्टर से हमने करंट भेजा और देखा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा बनता है। सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर से भेजा, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है वो हम आपको बताएं 5 स्टेप में। ठीक है, एम, एपर्टस रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। फिर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे वो हमने देखा। फिर 2 फैक्टर यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक होता है करंट पे और एक होता है डिस्टेंस पे। यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और यहाँ पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, वही 2 चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन करके बताया गया है, आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर देखिए हमने एक राइट हैंड थंब रूल देखा, इससे क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और नहीं तो हम जो बताए थे अच्छा लैंग्वेज में वो लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व किया, काफ़ी अच्छा एग्जांपल था। फिर यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझा। फिर ये सब क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे, आपने निपटा लिया होगा। अब देखिए, फिर सर्कुलर लूप से हमने करंट भेजा, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलता है, लेकिन बीच में पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग थंब रूल ही यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका टर्न्स बढ़ा देंगे, सर्कुलर लूप्स का टर्न बढ़ा देंगे, तो उतना ही गुना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सोलिनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिनॉइड होता क्या है वो हमने देखा, एक कॉइल होता है जिसमें कई सारे टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, और ये सिलेंडर के शेप में होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह होता है, दे आर सिमिलर, और अंदर में पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स देखने को मिलता है, जिस वजह से इसका हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर इसी सोलिनॉइड के अंदर में हम एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखा। ये टॉपिक का की वर्ड है फोर्स। ठीक है, फोर्स ही आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ भी फोर्स वर्ड आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन इस टॉपिक से है। ये एक्टिविटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम के साथ करके जाइएगा। और देखिए यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और फोर्स सबसे ज़्यादा कब होता है, जब राइट एंगल्स में हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फिर ये फोर्स का यूज़ इन सब डिवाइस में यूज़ होता है। ये कुछ क्वेश्चन हमने देखा। फिर देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, काफ़ी डिटेल में हमने समझा इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, किन किन डिवाइस में यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये, और जो डायग्राम हम बनाए थे आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका मन करे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा क्लियरली देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ तो। फिर देखिए, फिर इसका वर्किंग लिखना बताना था। ठीक है, तो वर्किंग कैसे लिखेंगे, देखिए आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा जिस तरीके से हम अंडरलाइन किया वैसे वैसे। ठीक है, कि करंट पहले एक्स से एंटर करता है, वाई से निकलता है। फिर ये सब लिखिएगा कि यहाँ पे ए बी में करंट का डायरेक्शन होता है ए टू बी, फिर सी डी में सी टू डी। ठीक है, ऑपोजिट होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के पता चलता है कि ए बी में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, सी डी में अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। फिर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और ये रिवर्स करने का काम स्प्लिट रिंग करता है, जिसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आधा रोटेट होने के बाद वापस वो रोटेट करता है और ये कंटिन्यूअस रोटेशन करता रह जाता है। तो जितना अंडरलाइन किए हैं वैसे आप तैयार कर लीजिए, ये इसका वर्किंग में लिखना होगा। ठीक है,
फिर हमने देखा कमर्शियल मोटर में क्या अलग चीज़ होता है, ये 3 चीज़ अलग होता है उसमें, और ये सिंपल मोटर में ये 3 चीज़ नहीं होता है। वो 3 चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और सॉफ्ट आयरन प्लेस किया जाता है उस कॉइल में, ठीक है। इससे मोटर का पावर इनहांस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन तो है। फिर हमने लास्ट में देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये एक्टिविटी 13.8 पूरा पढ़ के जाना है आपको समझ के, और फिर ये एक्टिविटी 13.9 आपको तो बता ही दिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन, करंट इंड्यूस करने का कितना तरीका है वो, और करंट जो इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करके, ठीक है। ये बस इतना ही तक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना चीज़ आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसको वहाँ पर जवाब देंगे। चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसे लगा वीडियो जरूर कमेंट करके भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।